हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 10th क्लास के जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि आगे देखते हैं। लगता है कि मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको बता दिया था रासायनिक समीकरण में क्या दोष है। रासायनिक समीकरण को दोष को मैंने आपको बताया था। अब उस दोष को हम लोग दूर कैसे करेंगे। यदि आप पिछला क्लास यदि मेरा किए हैं, उसमें हमने लास्ट वही बताया था कि रासायनिक समीकरण में कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि उस दोष को हम लोग कैसे दूर करेंगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये सब चीज का आपको बाद में यूज है, मैं इस पर भी काम करूंगा, अभी उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम काम करने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण। ध्यान से बोर्ड पर सबको देखिएगा बाबू। रासायनिक समीकरण के दोषों को, रासायनिक समीकरण के दोषों को दूर करने का उपाय। कल हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण में बहुत सारे दोष होते हैं। यदि उस दोष को हम छोड़ देंगे तो केमिस्ट्री भी दोषपूर्ण हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी अवगुण आ जाएगा। इस चलते रासायनिक समीकरण में जितने भी दोष था उस दोष को दूर करना अति आवश्यक है। तो कैसे हम लोग दूर करेंगे उस दोष को? उस दोष को दूर करने के लिए कुछ हम लोग संकेत का प्रयोग करते हैं। क्या संकेत का प्रयोग करते हैं? ध्यान से पहले देखिएगा। यदि जो है सबसे पहला आपको पता नहीं चलता था कि उसमें भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलता है, यदि ठोस होगा तो उसके लिए हम एस का यूज करेंगे। यदि जो है बाबू द्रव होगा तो द्रव के लिए हम एल का यूज करेंगे। यदि जो है गैस होगा तो गैस के लिए हम लोग जो है जी का यूज करेंगे। यदि जो है गर्म करना है, ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा, यदि गर्म करना है तो गर्म करना के लिए हम लोग जो है डेल्टा, इसे पढ़ा जाता है डेल्टा। कोई भी आपसे पूछेगा इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। यदि किसी भी अभिकारक या प्रतिफल में जो पदार्थ भाग ले है उसकी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलता था, ये दोष था, तो बगल में यदि एस लिखा हुआ है तो आप समझिएगा कि ठोस है। यदि एल लिखा हुआ है तो आप समझिएगा कि लिक्विड। एस माने सॉलिड होता है, इसका पूरा नाम सॉलिड है बाबू। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है सॉलिड। सॉलिड माने होता है ठोस, संकेत में हम लोग एस लिखते हैं। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो इसका पूरा नाम होता है लिक्विड। लिक्विड को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल मतलब होता है द्रव। आई जी का मतलब होता है बाबू आपके पास में गैस, मतलब कि जी यदि लिखा हुआ है तो समझिएगा कि गैस है। यदि यह डेल्टा लिखा हुआ है तब समझिएगा कि गर्म किया जा रहा है। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। अब जो है गैस का निकलना, ध्यान से समझते जाइएगा बाबू। गैस का निकलना का संकेत हम लोग कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं। यदि ऊपर की ओर जो है तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब होता है गैस का निकलना। उसके बाद में जो है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, क्या हुआ? अवक्षेप का बनना। इसके लिए हम लोग नीचे की ओर ऐसा संकेत देते हैं। यदि किसी भी समीकरण के अभिकारक या प्रतिफल में यदि ऐसा नीचे की ओर साइन दिया हुआ है तो आप समझिएगा कि अवक्षेप बन रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अवक्षेप क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से काम करेंगे। अब देखिएगा, हाँ, अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की क्या बाबू? अभिक्रिया की दिशा को बताने के लिए हम लोग ऐसा तीर का निशान करते हैं। यदि वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय कहने का मतलब रिवर्सेबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब जो है, ध्यान से बोर्ड पे समझिएगा, उत्क्रमणीय का संकेत हम लोग ऐसे देते हैं, मतलब कि यह दोनों दने संपन्न होता है।
अर्थात उसका संकेत हम लोग इस प्रकार से देते हैं, वह जो है दोनों दने संपन्न होता है। हम लोग ऐसा संकेत उसके लिए यूज करते हैं कि वह जो है रिएक्शन उस साइड से भी हो रहा है और इस साइड से भी हो रहा है। ऐसा संकेत हम लोग यूज करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। यदि आप बताइए, अब उसके बाद में हम लोग जलीय विलयन के लिए क्या संकेत देते हैं? जलीय विलयन के लिए, जलीय विलयन के लिए हम लोग एक्यू संकेत देते हैं। एक्यू का मतलब उसका पूरा नाम है, एक्यू का पूरा नाम है एक्वस सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन बाबू? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब है जलीय विलयन। ये अब बताइए, अब जो है यह बात का पता नहीं चलता है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उसका भी जानकारी देगा। अब बताइए, एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, यदि जो है आपके पास में उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक कहने का मतलब कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट को हम लोग कहाँ लिखते हैं? कैटलिस्ट को हम लोग जो तीर का निशान रहता है, ये तीर के ऊपर जो है यहाँ पर हम उत्प्रेरक को लिखने का काम करते हैं। यहाँ पर हम कैटलिस्ट को लिखने का काम करते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं उत्प्रेरक को, ऊपरे उत्प्रेरक को लिखा जाता है। और गर्म करना होता है तो नीचे हम लोग ऐसा डेल्टा का यूज करते हैं। ये है उत्प्रेरक और डेल्टा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो है रासायनिक समीकरण में जितने भी दोष था, उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग प्रायः ऐसा संकेत का यूज करते हैं। यदि इसका यूज नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि पदार्थ मेरा ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। गर्म करने के बाद रिएक्शन हुआ है, गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्या कुछ पदार्थ नीचे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, रिएक्शन करने मुझे हो रहा है, क्या दोनों दने हो रहा है कि एक दने हो रहा है, और वह जो है जलीय विलयन है कि अल्कोहल का विलयन है कि ऐसे ही है, और उसमें उत्प्रेरक का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। यह आपका संकेत हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे उष्मा शोषी के लिए। जब उष्मा बाहर निकलेगा, उष्मा जब अंदर निकलेगा, उसको हम लोग कैसे सिमुलाइज करते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये टॉपिक दीजिएगा, पहले आप टॉपिक दीजिए रासायनिक समीकरण के दोषों को दूर करने का उपाय। इसको आप हेडिंग बनाइए पहले, रासायनिक समीकरण के दोषों को दूर करने का उपाय। इसको आप हेडिंग बनाइए जैसे मैंने बनाया है, और नीचे से ऐसा डैश देके आप लिखिएगा, नीचे से ऐसा डैश देके लिखिएगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो वीडियो को रोककर हेडिंग बना लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ा सकते हैं। लिखिएगा यहां से डैश देकर, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित दोषों को, उपस्थित दोषों को, किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित दोषों को, उपस्थित दोषों को निम्नलिखित संकेतों के द्वारा, निम्नलिखित संकेतों के द्वारा, निम्नलिखित संकेतों के द्वारा, निम्नलिखित संकेतों के द्वारा दूर करते हैं, निम्नलिखित संकेतों के द्वारा दूर करते हैं, दूर करते हैं, निम्नलिखित संकेतों के द्वारा दूर करते हैं। आप इस संकेत को लिख लीजिएगा। ठोस के लिए S, द्रव के लिए क्या L, गैस के लिए G, गर्म करने के लिए डेल्टा। गैस यदि बाहर निकल रहा है, गैस का निकलना तो ऊपर की ओर तीर का निशान, और छेद का बनना मतलब कि कुछ पदार्थ नीचे की ओर बैठ रहा है, उसको हम ऐसा सिंबल देते हैं। अभिक्रिया की दिशा इस प्रकार से बता, इसका मतलब है कि अभिक्रिया इस ओर हो रहा है, मतलब कि इस साइड से इस ओर हो रहा है। यदि तीर का निशान बदल जाएगा तो अभिक्रिया का दिशा भी बदल जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब कि वह दोनों दने यदि रिएक्शन हो रहा है, यदि रिएक्शन जो है दोनों साइड में हो रहा है, तो उसे हम लोग प्रायः जो है इस प्रकार से सिंबलाइज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन दोनों साइड हो रहा है। जलीय विलयन यदि है तो हम लोग एक ही संकेत देते हैं। उत्प्रेरक है तभी जो दिशा बताने वाला जो तीर का निशान है उसके ऊपर में हम लोग कैटलिस्ट को लिखते हैं, और गर्म करने की आवश्यकता है नीचे हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। इसको उतार लीजिएगा, जल्दी उतारिए सबको।
हालांकि साफ तो दिखाई दे रहा है आपको, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू कि हमें परेशानी हो रहा है सर। ऐसे हम उम्मीद करेंगे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। चलिए कुछ और है उसको हम तो बात करते हैं, वो क्या है इसी के नीचे समझिएगा, पहले तो बाद में लिख लीजिएगा। अब कहता है जैसे मान लिया जाए यह मेरा कोई पदार्थ ए है, इससे हमारा अभिकारक समझते हैं। आप देखिए, आप समझते हैं ये अभिकारक है। क्या है बाबू? अभिकारक है। आपको पता है कि बाईं ओर अभिकारक रहता है और ई आपका क्या है? ई आपका प्रतिफल है। ये अभिकारक है और ये आपका क्या है? ये आपका प्रतिफल माने उत्पाद है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि प्रतिफल में यहां पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है, यदि प्रतिफल में प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो समझिएगा कि ऊष्मा बाहर निकल रहा है। तो आपको समझना क्या है कि ऊष्मा कहां निकल रहा है? ऊष्मा बाहर निकल रहा है। ऊष्मा बाहर निकल रहा है मतलब कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। यदि किसी रासायनिक समीकरण के प्रतिफल में प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझिएगा कि ऊष्मा बाहर निकल रहा है, मतलब कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब देखिए, यदि अब इसी में ऐसे आ जाएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पर आपका है अभिकारक, सब लोग देखिए बोर्ड पर, अभिकारक बनेगा क्या? बनेगा हमारा प्रतिफल। यदि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझिएगा कि ऊष्मा का क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अवशोषण मतलब कि इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए हमको ऊष्मा देने की आवश्यकता है। तो अब इस प्लस साइन को समझिएगा और माइनस साइन को समझिएगा। यदि प्रतिफल में प्लस साइन लिखा हुआ है तो समझिएगा कि ऊष्मा बाहर निकल रहा है। यदि जो है प्रतिफल साइड में माइनस साइन लगा हुआ है तो समझिएगा कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, मतलब कि उस अभिक्रिया को संपन्न होने में हमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता है। अब प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उस अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद में ऊष्मा बाहर निकल रहा है। बिल्कुल क्लियर है? यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लोग उतार दीजिएगा। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण में उपस्थित दोष को हम लोग कैसे दूर करते हैं। आइए हम लोग आगे समझते हैं। आगे समझते हैं रासायनिक समीकरण से। अभी तक हम लोग रासायनिक समीकरण में ही काम कर रहे हैं। आगे हम लोग टॉपिक देंगे, हेडिंग देंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं मतलब रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होगा, लेकिन रासायनिक समीकरण यदि आप लिख देते हैं तो क्या क्या चीज उसे हमें मिलता है, क्या वो हमें सूचित करता है, मतलब कि उसे क्या क्या हमें सूचना प्राप्त होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, एक सिंपल उदाहरण देंगे हम। ये है H2, ये है O2, बनेगा मेरे पास में क्या? H2। ध्यान से बोर्ड को समझिएगा। एक यह भी मेरा रिएक्शन है, एक मेरा यह भी रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस। यह मेरा क्या है? नाइट्रोजन गैस। बनेगा मेरे पास में क्या? बनेगा मेरे पास में अमोनिया गैस। मैं दो एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि किसी भी रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचना प्राप्त होता है, क्या उसे जानकारी मिलती है। यदि कोई रासायनिक समीकरण आपको दे दिया है तो उसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले देखिए हम बैलेंस कर देते हैं। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, जब तक बैलेंस नहीं कीजिएगा आगे का काम संभव नहीं है। यहाँ पर हम लोग 2 लगाते हैं और यहाँ पर हम 2 लगा के बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन 2 को हो गया 3 दूनी 6, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 हम लोग लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस आराम से हो जाएगा। ठीक है,
अब जब बैलेंस हो गया तो क्या क्या सूचना मिल रहा है, सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। ये अभी मेरा रासायनिक समीकरण है, तो क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जब 2 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगा और 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलेगा, तब जाके 2 मोल जल का निर्माण होगा। 2 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस आपस में मिलेगा, तब जाके 2 मोल जल का निर्माण होगा। ये हमें सूचना देता है। ये क्या सूचना दे रहा है कि 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ में यदि 1 मोल नाइट्रोजन गैस को मिला रहे हैं, तब जाके 2 मोल अमोनिया गैस का निर्माण होता है। मतलब कि सबसे पहला हमें सूचना दिया कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग ले ले हैं उसके मोल के बारे में जानकारी देता है कि कितना मोल और कितना मोल मिलाते हैं तो कितना मोल बनता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहला आपको क्या चीज के बारे में जानकारी दिया, मोल की संख्या के बारे में जानकारी दिया। दूसरा, यदि आप रासायनिक समीकरण लिख दिए हैं तब ये भी आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस का संकेत क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का संकेत क्या होता है और जल का संकेत क्या होता है। क्योंकि सूत्रों तथा संकेतों की सहायता से ही रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। तो दूसरा हमें जानकारी मिला रासायनिक समीकरण से, उसके जो है अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ है उसका सूत्र तथा उसका संकेत के बारे में हमें जानकारी मिल जाता है। यदि आप रासायनिक समीकरण लिख देते हैं तब जो है आप अभिकारक में और प्रतिफल में कौन कौन से पदार्थ भाग ले ले है उसके सूत्रों तथा संकेतों के बारे में जानकारी मिल जाता है। मतलब कि दूसरा हम कह सकते हैं कि उसके सूत्रों के बारे में, सूत्रों तथा कौची के बारे में, सूत्रों तथा संकेतों के बारे में हमें जानकारी मिल जाता है। कब? जब रासायनिक समीकरण जो है बन जाता है, तब जब रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा, तब आपके मोल की संख्या की जानकारी मिल जाएगा और आपको सूत्रों तथा संकेतों के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तीसरा, अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ पर पता चलता है कि जब 4 हाइड्रोजन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ में अभिक्रिया करेगा तब हमें देखिए क्या मिलेगा, इस साइड में हमें जल की प्राप्ति होता है। मतलब कि यहाँ भी जो है 4 हाइड्रोजन और 2 आपका क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब कि भाग लेने वाले, मतलब कि कितना कितना परमाणु भाग ले रहा है इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। मतलब कि अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले परमाणुओं के बारे में, परमाणु के बारे में या अणु के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। आइए हम 4 में काम करते हैं। 4 क्या कहता है, अभिकारक तथा प्रतिफल के द्रव्यमान के बारे में भी जानकारी मिलता है कि किसको कितना मिलाएं, मतलब हाइड्रोजन गैस का कितना मिला। यहाँ पर देखिएगा तो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, और उसके बाद में 16 दूनी 32 ग्राम आपके पास में क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तब जाके उस साइड में आपका जो है 32 ग्राम, 32 कितना, 32 अचार कितना हो गया, 36 ग्राम आपको जल का निर्माण हुआ है। मतलब कि अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उसके द्रव्यमान के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। आप सब ध्यान से समझ रहे हैं ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए 5वां देखिएगा, यदि अभिकारक तथा प्रतिफल में कोई गैस उपस्थित है तब उसके आयतन के बारे में भी जानकारी मिलता है। आपको पता है किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। गैस है तो उसके 1 मोल का, कि कोई भी गैस हो, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो 22.4 लीटर होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस का यहाँ क्या मोल है बाबू, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर 3 मोल है। जब 3 मोल है तो 3 गुना 22.4, मतलब कि इतना लीटर हाइड्रोजन गैस है। और ये आपको 22.4 लीटर ये आपका नाइट्रोजन गैस है। तब यहाँ पर 2 गुना 22.4 लीटर आपको अमोनिया गैस का निर्माण, मतलब कि इतना लीटर आपको हाइड्रोजन गैस और इतना लीटर आपको कौन सी, नाइट्रोजन गैस मिलाइएगा, तब जाके इतना लीटर आपका जो है अमोनिया गैस का निर्माण होगा। मतलब कि यदि अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले
जो पदार्थ है वो यदि गैसीय अवस्था में हो तब उसके आयतन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इतना बात जो है आप दिमाग में रखिएगा। ये 5 को जो है किसी भी रासायनिक समीकरण से हमें सूचना प्राप्त होता है। ठीक है, अब शायद समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक आध वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। अब चलिए हम इस बात को हम लोग लिखते हैं। इसको आप हेडिंग बनाइएगा, इसको आप हेडिंग बनाइएगा, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। हेडिंग बना के नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा, नीचे डैश देके लिखिएगा बाबू। किसी भी रासायनिक समीकरण से, किसी भी रासायनिक समीकरण से, किसी भी रासायनिक समीकरण से, किसी भी रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। किसी भी रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। नंबर 1, नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1, इससे, इससे, इससे माने किससे? रासायनिक समीकरण से। इससे अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, इससे अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित पदार्थों के, पदार्थों के, पदार्थों के मोल की संख्या के बारे में, पदार्थों के मोल की संख्या के बारे में, मोल की संख्या के बारे में, मोल की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। मोल की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। मोल की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। मोल की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा लिखिएगा, नंबर 2 लिख के डैश, नंबर 2 लिख के डैश दीजिएगा। इससे, इससे अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, इससे अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, उपस्थित पदार्थों के, पदार्थों के सूत्रों तथा संकेतों के बारे में, पदार्थों के सूत्रों तथा संकेतों के बारे में, सूत्रों तथा संकेतों के बारे में जानकारी मिलता है। सूत्रों तथा संकेतों के बारे में जानकारी मिलता है। नंबर 3, 3 नंबर पॉइंट, नंबर 3 बोर्ड पे देखिए बाबू। तीसरा, इससे, इससे अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित पदार्थों के, पदार्थों के, पदार्थों के अणुओं या परमाणुओं के बारे में, पदार्थों के अणुओं या परमाणुओं के बारे में, अणुओं या परमाणुओं के बारे में, अणुओं या परमाणुओं के बारे में, परमाणुओं के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। नंबर 4, नंबर 4 लिख के दे दीजिएगा। चौथा, इससे, इससे अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफल
प्रतिफल में उपस्थित पदार्थों के अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित पदार्थों के अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित पदार्थों के द्रव्यमानों के बारे में 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 जानकारी मिलता है। द्रव्यमानों के बारे में जानकारी मिलता है, जानकारी मिलता है, जानकारी मिलता है, जानकारी मिलता है। ठीक है, अब आइएगा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। यदि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा प्रतिफल में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा प्रतिफल में अभिकारक तथा प्रतिफल में गैस उपस्थित हो, गैस उपस्थित हो, गैस उपस्थित हो, तब तब उसके आयतन के बारे में तब उसके आयतन के बारे में तब उसके आयतन के बारे में जानकारी मिलता है, जानकारी मिलता है, जानकारी मिलता है। ठीक है, ये था बाबू आपको रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले सूचनाएं। अब थोड़ा सा देखिएगा, मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। इसी रासायनिक समीकरण से मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, जो पॉलिटेक्निक में यहां से सवाल हमेशा पूछा करता है। पॉलिटेक्निक में यहां से सवाल हमेशा पूछा करता है। लिखिए एक सवाल, ऐसे 10th पे तो नहीं पूछता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में सवाल यहां से पूछ देता है। देखिएगा, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को सवाल लिख देगा, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। बहुत अच्छा सवाल है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा, ऐसा सवाल पॉलिटेक्निक में कभी कभी पूछ देता है। आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ये आपको जो है पॉलिटेक्निक में यहाँ से कभी कभी पूछ देता है। कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले तो हमें एक अभिक्रिया को बता रहा है, रिएक्शन को बता रहा है, उस रिएक्शन को सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण में बदलना होगा। गर्म किसको किया जा रहा है? तो गर्म किया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को। क्या आपको जानकारी होना चाहिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या मिलता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से इसको हम हल करने जा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इस सवाल के मुताबिक जो हमें रासायनिक अभिक्रिया बना, मैंने उस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदल दिया। मतलब गर्म करने के लिए कहा कैल्शियम का कितना का बात की बात है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और कुछ बनता है। मैंने रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। अब कहा भाई उसके बाद चेक करेंगे कि क्या यह बैलेंस है कि नहीं। यदि बैलेंस नहीं होगा तो हम इसको बैलेंस करेंगे, ऐसी बात नहीं है।
लगता होगा कि सही इसको फालतू बता रहे हैं, ये रासायनिक समीकरण से ही सवाल है। हम थोड़ा सा आपको हल्का अंदर जाके बता रहे हैं। फर्क है कि आपको 10th क्लास के सिलेबस में इसकी जानकारी प्राप्त करना नहीं है, लेकिन जब रासायनिक समीकरण पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, तो उसी से सवाल भी पूछा करता है। चलिए, यदि बैलेंस नहीं है तो हाँ, इसको हम लोग बैलेंस करके चेक कर लेंगे। कैल्शियम एगो तो कैल्शियम एगो, ऑक्सीजन 3 गो तो ऑक्सीजन 3 गो, कार्बन एगो तो कार्बन एगो, इसका मतलब कि बैलेंस है। जब बैलेंस है तो इसका हम निकालेंगे क्या, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 48, जोड़िएगा तो हो जाएगा आपके पास में 100 ग्राम। इसका मतलब कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या मोल है, 1 मोल है। यदि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग समझेंगे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान आपके पास 100 ग्राम हुआ। इसका थोड़ा सा द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। इसका हमको निकालना है, किसका निकालना है, इसका हमको निकालना है। इसका जो निकालना रहता तो इसका भी निकालते। इसका निकालेंगे तो कार्बन का होगा 12 और 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32, जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 44 ग्राम। मतलब कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो 44 ग्राम हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। ये रिएक्शन के मुताबिक जब 100 ग्राम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गर्म हो रहा है, जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गर्म हो रहा है बाबू, इसका मतलब कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होगा, तब हमें 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो चूंकि से हम लोग निकाल लेंगे कि 100 ग्राम तो कितना ग्राम निकलेगा CO2, वहां पर जो है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 44 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम के लिए हो जाएगा मेरे पास में 44/100, इसलिए मेरे पास कितना है, 10 ग्राम है, तो हो जाएगा 44 बटे हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा 10, इसे कट जाएगा, आ जाएगा आपके पास में 44/10, मतलब कि 4.4 ग्राम आपके पास में CO2 गैस का निर्माण होगा। इस प्रकार से आपको सवाल देगा तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल दिया जाएगा तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको उतारिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा सवाल है। एक और आपको हम देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, एक और हम देते हैं आपको, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ें, चलिए एक सवाल हम आपको और देते हैं, इसी से मिलता जुलता सवाल है, एकदम इसी प्रकार के सवाल से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सेम सवाल से लिखिएगा एक सवाल और, लिखिएगा 50 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए 50 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना होगा। कि पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है, मतलब कि 50 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना होगा। इसका मतलब कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा मेरा। इसका मतलब कि आपको जानकारी होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे मतलब कि KClO3, इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में हमारा KCl का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होता है।
यह इससे इस सवाल को हल करने के लिए इस चीज की जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। यदि यह सवाल पर है कि इतना ग्राम ऑक्सीजन गैस बनेगा, किसको गर्म करने के बाद में, इसको गर्म करने के बाद में, तो कितना इसको गर्म करेंगे कि हमें 50 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगा। तो इससे हमने जो है एक समीकरण बना लिया कि कितना गर्म करेंगे ये वाला, तो हमें इसका भी निर्माण होता है और ये भी निर्माण होता है। भले हमें इसका मात्रा दिया गया है, इसका मात्रा हमसे पूछ रहा है, क्या ये बैलेंस है, देख लेते हैं। ऑक्सीजन एक, हाँ पोटेशियम एगो तो पोटेशियम एगो, क्लोरीन एगो तो क्लोरीन एगो, ऑक्सीजन 3 गो तो यहाँ पर 2 गो है भाई। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 3 दूनी 6 गो, यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6 गो, यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, आराम से बैलेंस हो गया। लगता है कि इसको हमने बैलेंस करने के लिए आपको पहले भी सिखाया था। अब सवाल क्या है, सबसे पहले देख लिया जाए पोटेशियम क्लोरेट, इसका होता है 39, ध्यान से बट देखिएगा, 2 गुना हो जाएगा आपके पास में 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 आगे बढ़ा देते हैं, मतलब कि इसका हम जो है आणविक द्रव्यमान निकालने जा रहे हैं। पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 गो है तो 16 48, तो 2 गुना, इस सबको जोड़ दीजिए बाबू, सबको जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा कितना आपके पास में, जोड़ दीजिए तो 8, 8 5 13, 8 5 13, 13 13 9 हो जाएगा आपके पास में 22, 22 की हो जाएगा 2, हाथ में 2 और 2 आ 2 4, 4 आ 3 7, 7 आ 3 7 आ 3 10, मतलब कि 102.5, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो बन जाएगा आपके पास 204, 5 हो जाएगा ना, जब इसको हम लोग 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 205। इसका मतलब कि 205 ग्राम जो है, इसको गुना कर सकते हैं, इसको आराम से इसमें गुना कीजिएगा, इससे गुना करना है हमको यहाँ पर, अर्थात इसको जोड़ा, फिर इसको फिर से जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत बात है, आराम से जोड़ सकते हैं। जोड़िएगा तो 8 5 13, 13 9, 13 9 आपके पास में आ जाएगा 22, हाथ में हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 तो 4 आ 2 6, 4 आ 2 6, 6 आ 3 9, 9 आ 3 12, इसका मतलब कि 112.5 आता है। 112 पॉइंट जो है आराम से आपके पास में 5 आता है, नहीं, जब 112.5 आएगा तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, तो जोड़ने की चीज है, आराम से जोड़ दीजिए, कि आपको जोड़ने में परेशानी नहीं होना चाहिए, इस तो जोड़ है बाबू। तो 8 8 5 13, 8 5 13, 13 13 9, कितना होता है 13 9, 13 9 हो जाएगा आपके पास में 22, 22 अब 2 हाथ में हो जाएगा 2, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12। अब इसमें 2 से गुना करो, तो 2 से गुना करेगा, इसमें गुना करेगा तो 1 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो 225 हो जाएगा आपके पास में 225 ग्राम। आराम से जोड़ सकते हैं, जोड़ने में किसी प्रकार का परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, आराम से हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि पोटेशियम का 39 होता है, पोटेशियम का 39 होता है और इसका उतना होता है। एक आप तो जोड़, इसको थोड़ा देखिए भाई, इसको फिर से हम जोड़ देते हैं, जोड़ने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाथ में 2 4 2 6 9 3 12, अच्छा यहाँ पर 12 नहीं होगा, 12 11 दिखाया जा रहा था, ठीक है ना, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 12 होगा, दिखाया गया था मिस्टेक से। चलिए इसको गुना करिए तो बन जाएगा 122 है ना, तो आ जाएगा 244, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 45 ग्राम, ये हो जाएगा आपके पास में 245 ग्राम। इसको हमको निकालना है तो इसको कितना होगा भाई, इसको भी द्रव्यमान निकाल लेते हैं, कुछ नहीं किया है, इसका हम जो है आणविक द्रव्यमान निकालें, यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक हो गया था। चलिए ये आएगा आपके पास में क्या, 3 2 6 गो है, तो 3 गुना आ जाएगा आपको कितना, 16 दूनी 32, तब 32 या कितना आ जाएगा 96, इसका मतलब कि 96 ग्राम, मतलब कि 96 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 96 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 245 ग्राम आपको इसको गर्म करना पड़ेगा। तो चूंकि आराम से हम निकाल ले सकते हैं कि 96 ग्राम प्राप्त करने के लिए
हमको जो है कितना गर्म करना पड़ेगा, हमको जो है गर्म करना पड़ेगा 245 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम प्राप्त करने के लिए 245 बटे हो जाएगा 96, इसलिए 50 ग्राम प्राप्त करने के लिए 245 बटे 96 गुना 50। इसको काट सकते हैं भाई, ये 245 है, यहाँ से आप कैलकुलेशन भी आराम से आप कर सकते हैं। जितना आ जाएगा उतना आपको पोटेशियम जो है क्लोरेट की मात्रा आ जाएगा। ठीक है, ये था आपको सवाल। इस प्रकार से सवाल जो यहाँ पर आराम से जोड़ सकते थे। यहाँ पर हमको 11 लिखा जा रहा था, आता है 12 दिन लिखा जा रहा था 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा भी सवाल यदि आपको देगा तो आप उसे आसानी से बना ले सकते हैं, बशर्ते आपको रासायनिक समीकरण का जानकारी होना चाहिए और रासायनिक अभिक्रिया का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये था रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं और उससे संबंधित एक सवाल। ठीक है, मैं एक सवाल आपको और दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा और अगला क्लास में जब भी आइएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक सवाल लिखिएगा। चालीस ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना पड़ेगा। ये आपको SW रहा। अगर जब भी हम आएंगे हम आपसे पूछेंगे, आप बना के इसको रखिएगा। ठीक है ना। चलिए एक सवाल मैं आपको और दे देता हूँ होमवर्क के लिए। 3 सवाल देंगे। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, ध्यान से समझिएगा सब लोग। देखिएगा, 24 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कितना नाइट्रोजन गैस मिलाया जाए कि 50 ग्राम NH3 प्राप्त हो। उसके लिए आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दो ही सवाल आपके लिए काफ़ी है, इस पर आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो है हम आपको अगला जब क्लास स्टार्ट होगी उसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप खुद इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा सवाल है, सवाल आपको जो है केमिकल रिएक्शन तथा इक्वेशन से ही। ये था आपके रासायनिक समीकरण से सूचना प्राप्त होने वाला। वीडियो पॉज करके इसको आप उतार दीजिएगा। अब आइए हम लोग काम करते हैं रासायनिक समीकरण से लाभ। बहुत अच्छा सवाल है। रासायनिक समीकरण से क्या क्या हमें लाभ मिलता है, रासायनिक समीकरण क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या उसका दोष है, दोष को कैसे दूर करेंगे, क्या उससे सूचना मिलेगा, ये सब चीज आपने सीखा। अब रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है आपको पता होना चाहिए। कोई भी रासायनिक समीकरण यदि लिखा हुआ है, जैसे H2 + O2 बनेगा क्या, H2। मैं बार बार इसी से आपको समझाता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत ही आसानी से जो है इसको आप समझ सकते हैं। सबसे पहला लाभ तो हमें यही मिल रहा है कि अभिकारक तथा प्रतिफल के सूत्र तथा संकेत के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। यदि आप रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण आप लिख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में जो भी पदार्थ है उसका सूत्र तथा संकेत आपको आता है, प्रतिफल में जो भी है उसका सूत्र तथा संकेत आपको आता है। तो सबसे पहला हमें यही जानकारी मिलता है, यही हमें लाभ होता है कि सूत्रों तथा संकेतों के बारे में जानकारी मिल जाता है। दूसरा हमें लाभ होता है कि इसे लिखने में कम पेज की आवश्यकता पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा सा भाषा जब लिखाएंगे तो भाषा थोड़ा सा बहुत बड़का हो जाता है, लेकिन जब उससे हम रासायनिक समीकरण में बदल देते हैं
तब उसमें आपको कागज की बचत होती है और स्याही की बचत होती है और साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। मतलब कि इसमें आपका जो है सबसे पहला में क्या हुआ, आपको सूत्र के बारे में जानकारी मिलता है, इसमें आपको कागज के बारे में और स्याही के बारे में और समय के बारे में समय की क्या होती है, बचत होती है। तीसरा हमें जानकारी मिलता है कि कितना प्रतिफल प्राप्त करना है, मतलब निश्चित मात्रा में कितना प्रतिफल प्राप्त करना है, उसके लिए कितना अभिकारक में हमको पदार्थ को मिलाना होगा। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मतलब यदि इसको बैलेंस कर दिया जाए, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, इसका मतलब कि यदि हमको 2 मोल जल चाहिए तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस को मिलाना होगा। मतलब कि प्रतिफल की मात्रा, किसी नए पदार्थ का निर्माण करने के लिए कितना अभिकारक को मिलाया जाए, इस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ से लाभ मिलता है। अन्यथा ये हम नहीं मिलाएंगे। हमको 2 मोल जल मिलाना है तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस को मिलाना होगा और 1 मोल ऑक्सीजन को मिलाना होगा। मतलब कि प्रतिफल की प्राप्ति के लिए, प्रतिफल के निर्माण के लिए कितना हमें जो है अभिकारक चाहिए, कितना अभिकारक को आपस में मिलाया जाए, इसकी जानकारी हमें जो है रासायनिक समीकरण से ही मिलता है। चौथा, कोई भी रासायनिक समीकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है। ऐसा बात नहीं है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में टकराएगा तो जल बनेगा, तो खाली बिहार में बनेगा, खाली भारत में बनेगा, नहीं। दुनिया की प्रत्येक देश में जो है यदि रिएक्शन करा के देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में टकराएगा तो जल का निर्माण होगा ही, फिक्स है। ये आपको जो है 4 वो क्या है उसका कुछ लाभ है। लिखिएगा, इसको हेडिंग बनाइएगा, नीचे डैश देके लिखिएगा, इसको हेडिंग बनाइए, इसको डैश देके लिखिएगा। रासायनिक समीकरण से लाभ लिखिएगा, नीचे डैश देकर। किसी भी रासायनिक समीकरण से, किसी भी रासायनिक समीकरण से, किसी भी रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित लाभ है, ऐसे लिखिएगा, निम्नलिखित लाभ है, निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 देख लिखिएगा, अभिकारक तथा प्रतिफल के, अभिकारक तथा प्रतिफल में, अभिकारक तथा प्रतिफल में, अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थों के, अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले पदार्थों के, पदार्थों के सूत्र एवं संकेत के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र तथा संकेत की जानकारी प्राप्त हो जाती है। सूत्र तथा संकेत की जानकारी प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, नंबर 2 लिखिएगा बाबू, नंबर 2, इसे लिखने में, किसे लिखने में, रासायनिक समीकरण को लिखने में, इसे लिखने में, इसे लिखने में कागज, कागज कॉमा स्याही, कागज कॉमा स्याही तथा, तथा समय की, तथा समय की बचत होती है, तथा समय की बचत होती है। समय की क्या होती है, बचत होती है। तीसरा, तीसरा, तीसरा लिखिएगा, इससे, इससे हमें इस बात की जानकारी मिलता है, इससे हमें इस बात की जानकारी मिलता है कि
कितना अभिकारक को आपस में मिलाया जाए, कितना अभिकारक को आपस में मिलाया जाए, कितना अभिकारक को आपस में मिलाया जाए, इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कितना अभिकारक को आपस में मिलाया जाए कि निश्चित मात्रा में प्रतिफल प्राप्त हो, निश्चित मात्रा में प्रतिफल प्राप्त हो, निश्चित मात्रा में प्रतिफल प्राप्त हो। यदि आपको 1 मोल जल चाहिए तो आधा मोल ऑक्सीजन, क्योंकि दूसरे दो भाग देंगे और दूसरे जो भाग देंगे और दूसरे जो भाग दिए ये कट जाएगा, इसका मतलब कि आधा मोल ऑक्सीजन गैस और 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तब आपके जो है 1 मोल जल का निर्माण होगा। नहीं, चलिए चौथा नंबर 4, चौथा देखिएगा, कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कोई भी रासायनिक समीकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है। ई था बाबू आपको, क्या था जी? ई था आपको रासायनिक समीकरण। आपने बहुत डिटेल से सीखा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी क्रिया, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, अंग्रेजी में कहा जाता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपने रासायनिक समीकरण को बहुत डिटेल से समझा, बहुत जाना। यदि आप बारीकी से मेरे क्लास को देखिएगा, मेरे लेक्चर को सुनिएगा, तो आपको किसी प्रकार का परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। अब अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है, मैं आपको बता दूं कि यह धातुओं का श्रेणी होता है। यह जो है धातुओं का श्रेणी होता है जिसमें उसकी क्रियाशीलता के आधार पर सजा दिया जाता है। धातुओं का मतलब इसमें श्रेणी किसका होता है, तो आपसे पूछा जाएगा किसका श्रेणी होता है, तो धातुओं का श्रेणी होता है। मतलब धातु को सजाया जाता है, कौची के आधार पर सजाया जाता है, तो क्रियाशीलता के आधार पर। अब आपके मन में सवाल होगा कि धातु की क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है। मन में आपको सवाल है कि धातुओं की क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है। आपके मन में सवाल होगा कि धातुओं की क्रियाशीलता क्या है। सुन लीजिए, धातुओं की क्रियाशीलता क्या है, समझ लीजिए। कम से कम से मान लिया जाए यह मेरा पोटेशियम है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ में टकरा दिया, यह भी रिएक्शन हुआ, K2O बना। समझ बात को। एक मेरा जो है लिथियम है, इसको भी ऑक्सीजन के साथ में हमने टकरा दिया तो Li2O बना। अब देखना है कि कौन रिएक्शन मेरा जल्दी हुआ। ऑक्सीजन के साथ ये भी टकरा रहा है, ऑक्सीजन के साथ ये भी टकरा रहा है, तो यह दोनों समान के साथ में टकरा रहा है, तो कौन रिएक्शन फास्ट हुआ। मतलब कि ई आपका राम है और ई आपका श्याम है, और दोनों को मोहन के साथ में लड़वा दिए। ध्यान से बोल देखना, ये राम है ये श्याम है, दोनों के मोहन के साथ में लड़वा दिए। राम के कहें कि बाबू जाके मोहन के साथ में लड़ो, तो राम भी मोहन को पटाखने में 2 घंटा का समय दे दिया। श्याम के बाद जाके तुम लड़के देखो मोहन के साथ में, तो मोहन उसको जो है 10 मिनट में पटाख दिया। आप तो बता सकते हैं ना, इसमें बताइए किसकी ताकत ज्यादा है, राम का कि श्याम का। तब जवाब दीजिएगा कि श्याम का। तो यहाँ पर जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का जो दर है, किसमें फास्ट हो रहा है। जिसमें फास्ट होगा यह रिएक्शन यदि तेजी से होगा तो यह ज्यादा क्रियाशील होगा, और यह रिएक्शन यदि तेजी से होगा तो यह ज्यादा क्रियाशील होगा। मतलब कि कोई भी धातु किसी दूसरे परमाणु के साथ में, दूसरे पदार्थ के साथ में कितना जल्दी रिएक्शन करता है,
उस पर उसकी क्रियाशीलता डिपेंड करती है। आप समझ गए होंगे आप धातुओं की क्रियाशीलता का मतलब। अब धातुओं की क्रियाशीलता को परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे? आपसे सवाल आ जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि धातुओं की क्रियाशीलता या क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह आपको क्रियाशीलता श्रेणी है। इसमें सभी धातु को देखिए सजाया गया है। लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है, लोहा है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, टीना है, सीसा है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, चांदी है, प्लेटिनम है और सोना है। ये सब धातु को सजाया गया है उसकी क्रियाशीलता के आधार पर। ऊपर वाला का क्रियाशीलता ज्यादा होता है और नीचे वाला का कम होता है। इसका मतलब कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। अब इसको आराम से हम समझ सकते हैं कि यह जो है धातुओं का एक श्रेणी होता है, धातुओं का एक समूह होता है। मतलब कि जब धातु को उसके क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में सजा दिया जाता है, तब ऐसा करने से जिस श्रेणी का निर्माण होता है उस श्रेणी को हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप लोग? फिर टॉपिक दीजिएगा अभी क्रियाशीलता श्रेणी और नीचे से डैश लेके लिखिए, नीचे से डैश लेके लिखिएगा। जब धातुओं को उसके क्रियाशीलता के आधार पर उसके क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में सजा दिया जाता है, तब जिस श्रेणी का निर्माण होता है उसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा उतार दीजिएगा, दिखाई दे रहा सबको? पूरा उतार दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक उतार दीजिएगा। ये बता रहा है कि ऊपर से नीचे मुदे आइएगा तभी घटता है और नीचे से ऊपरी मुदे जाइएगा तो क्या होता है? बढ़ता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्रियाशीलता मैग्नीशियम का ज्यादा होता है कि एल्युमिनियम का, तो जवाब दीजिएगा कि मैग्नीशियम का। क्रियाशीलता ज्यादा लोहा का ज्यादा होता है कि कॉपर का, तो कि लोहा का। मतलब कि नीचे वाला का क्रियाशीलता कम होता है और ऊपर वाला का क्रियाशीलता ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा लिथियम का है और सबसे कम किसका है? सोना का है। इसको खाली उतार दीजिएगा आप लोग। उतार दीजिए बाबू, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार दीजिएगा। इसको उतारने के बाद आप यहां पर बोर्ड पे आ जाइए। उतारने के बाद थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए, इसको उतार दीजिएगा। यही क्रियाशीलता श्रेणी है। अब वो कैसे याद होगा मैं उसके बारे में आपको टेक्निक दे रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। इसको भी देखिए हम 4 भागों में बांटते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी को भी हम 4 भाग में बांट रहे हैं। जो सबसे ऊपर होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहला भाग है। ये जो सबसे ऊपर आपको लग रहा है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। इसको पढ़ेंगे लिकवा सरकाना, लिकवा सरकाना, इसको लिकवा सरकाना पढ़ा जाता है। नंबर 2 में किसको नीचे आइए तो आ जाएगा आपके पास में
आ जाएगा आपके पास में मगल मंजन, मगल मगल मंजन छूट गया है, मगल मंजन मंजन कर। ई जो है इससे कुछ कम क्रियाशील है, कुछ कम क्रियाशील। मोट भाई ये सबसे पहले काम करने जा रहे हैं कुछ कम क्रियाशील। इसको याद कैसे रखेंगे? मगल मंजन कर, मगल मंजन कर। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीसरा है फेकड़ कोनी टीना सीसा। यह जो है कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं याद करने के लिए फेकड़ कोनी टीना सीसा। एक और चौथा देखिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं, कॉम्सी प्लेगो। यह जो है बहुत कम क्रियाशील। जब बहुत कम हो गया इसका मतलब कि एकदम नहीं। जब कम में भी बहुत लग गया कि मेरे पास कम कम शक्ति है ना, तो बहुत कम शक्ति है मतलब कि शक्ति है ये नहीं है, बहुत कम क्रियाशील। याद कैसे करते हैं? याद करते हैं कॉम्सी कॉम्सी प्लेगो। इसे कॉम्सी प्लेगो से हम लोग याद करते हैं। चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यह आपका क्रियाशीलता श्रेणी हो गया। क्रियाशीलता श्रेणी को हम लोग 4 भागों में बांट दिए। एक सबसे ऊपर वाला जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है उसे हम लिकावा सरकाना। उसके नीचे वाला को जो कुछ कम क्रियाशील है मतलब कि यहां से यहां तक वाला, फिर यहां से यहां तक वाला, फिर यहां से यहां तक वाला और फिर यहां से यहां तक वाला। ये बांटा हुआ बाबू। चलिए मगल मंजन कर से इसको हम याद कर लेंगे। उसके नीचे कम क्रियाशील है फेकड़ कोनी टीना सीसा से हम लोग याद कर लेंगे। और नीचे वाला को हम लोग कौ से कॉपर और म से मरकरी या सी से क्या होता है? सी से आपके पास में आ जाएगा, सी से आपके पास में सिल्वर हो जाएगा और प्लैटिनम और गो से हो जाएगा गोल्ड। मतलब कि कॉम्सी प्लेगो, कौ से कॉपर, म से मरकरी, सी से सिल्वर, प्ले से प्लैटिनम और गो से गोल्ड। और गोल्ड में क्या होता है? सोना। यहां से भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो आप इस चारों को पहले आप लोग उतार लीजिए जल्दी। घबराइएगा नहीं, आराम से समझिएगा, आराम से देखिएगा। समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझिएगा नहीं कुछ नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से उतार दीजिएगा। इसका बहुत काम है, जब भी काम आएगा आप इसको याद करके रखिएगा।